स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग हाई स्कूल की एक पोएम का अध्ययन करें जिसका टाइटल है फॉर एने ग्रेगरी। फॉर एने ग्रेगरी ये एक ऐसी पोएम है जिसको विलियम बटलर ईट्स ने लिखा है। आयरिश पोएट है ये। डबलिन में इनका जन्म हुआ और इन्हें 1923 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है, उनमें से एक क्षेत्र साहित्य का भी क्षेत्र है। तो 1923 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का किसको दिया गया? विलियम बटलर ईट्स, जो इस पोएम के पोएट हैं। कौन सी पोएम पढ़नी है? फॉर एने ग्रेगरी, एने ग्रेगरी के लिए। आइए देखें, ये पोएम भैया एक युवा लड़की और युवा लड़के के बीच में डायलॉग है, कन्वर्जेशन है। दोनों एक दूसरे से क्या बातचीत करते हैं उसी का वर्णन पोएम में किया गया है। दिस पोएम इज अ कन्वर्जेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वोमेन। यह कविता कन्वर्जेशन है, बातचीत है एक युवा आदमी और एक युवती के बीच, एक युवा लड़की के बीच और युवा लड़के के बीच में कन्वर्जेशन है, बातचीत है। व्हाट आर दे आर्गिंग अबाउट? ये दोनों एक दूसरे से किस बारे में तर्क दे रहे हैं? ये क्या तर्क दे रहे हैं? इसी बात को उद्धृत करती हुई ये पोएम है। आइए पोएम को पढ़ें और देखें कि एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे से क्या बातचीत करते हैं, और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि पोएम में पोएटिक डिवाइस भी क्या है। आइए देख लेते हैं। विलियम बटलर ईट्स साहब क्या लिखते हैं? नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ये पहला पैरा है। आइए देखें, लड़का लड़की से कह रहा है, लड़का लड़की से कह रहा है कि नेवर सेल अ यंग मैन, नेवर कभी नहीं, अ यंग मैन एक युवा आदमी, एक युवा आदमी कभी नहीं, थ्रोन इनटू डिस्पेयर, थ्रोन पड़ेगा, डिस्पेयर निराशा में, एक आदमी नेवर कभी नहीं निराश होगा या निराशा में पड़ेगा। डिस्पेयर का आशय होता है भैया डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, होपलेस। तो युवा लड़का युवा लड़की से कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का तुमको देखेगा तो निराश नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुमको देख करके कोई लड़का डिस्पेयर नहीं होगा, निराश नहीं होगा। क्यों निराश नहीं होगा? आगे कवि लिखता है बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड, बाई द्वारा, दोज ये, ग्रेट बड़े बड़े, हनी कलर्ड, हनी कलर्ड मधु के रंग के, मधु के रंग के, शहद के रंग के, मतलब पीले पीले। हनी कलर्ड का मतलब पीले रंग के। रैम्पार्ट्स एट योर एयर, ये रैम्पार्ट्स का मतलब होता है भैया किला। रैम्पार्ट्स का आशय होता है परकोटा, किला। जैसे एक राजमहल की रक्षा एक परकोटा करता है, एक किला करता है, ठीक वैसे तुम्हारे सुंदर चेहरे की रक्षा ये पीले पीले बाल कर रहे हैं, ये सुनहरे बाल कर रहे हैं। इसलिए कोई भी नया लड़का, युवा लड़का जब तुमको देखेगा तो निराश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारे बड़े बड़े लंबे लंबे सुनहले कलर के, हनी कलर के जो बाल है ना, ये रैम्पार्ट्स हैं एट योर ईयर, तुम्हारे कान के पास ये ऐसे बाल बिखरे हुए हैं मानो कि किसी राजमहल के बाहर कोई रैम्पार्ट्स हो, कोई परकोटा हो। जैसे परकोटा राजमहल की रक्षा करता है, ठीक वैसे ये लंबे लंबे घने घने सुनहले रंग के बाल तुम्हारे मुखमंडल की रक्षा करते हैं। और आगे कवि क्या कहता है? लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। आगे कवि कहता है, कोई लड़का कहता है काश ऐसा होता, लव यू तुमको प्यार करता, फॉर योर सेल्फ अलोन इकलौता तुम्हारे लिए। काश ऐसा होता कि वो नया युवक, नव युवक
जो तुम्हारे सुनहरे बालों को देखकर, तुम्हारे सुंदर चेहरे को देख करके निराश नहीं होगा। काश ऐसा होता कि वह तुमसे प्यार करता, न कि तुम्हारे सुंदर बालों से और चेहरे से प्यार करता। काश ऐसा होता, लव यू, तुमको प्यार करता, फॉर योर सेल्फ एलोन, तुम्हारे लिए अकेले, इकलौता तुम्हारे लिए, एकमात्र तुम्हारे लिए प्यार करता, ना कि पीले पीले बाल या सुंदर शरीर से प्यार करता। काश ऐसा होता। एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि नॉट नहीं, येलो पीले हेयर बाल। कदाचित ऐसा होता कि वह नवयुवक तुमसे प्यार करता, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता, तुम्हारे इमोशन से प्यार करता, तुम्हारे अंतरात्मा से प्यार करता, इंटरनल ब्यूटी से प्यार करता, ना कि फिजिकल ब्यूटी से प्यार करता। कितना अच्छा होता। ऐसा वो लड़का कहता है उस लड़की से। आइए जरा हम लोग देख ले कि इस पहले पैराग्राफ में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस विलियम बटलर ईट्स ने यूज किया है। पहले तो आइए अपने लोग देख ले कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। तो देखिए, पहली लाइन मैन, दूसरी डिस्पेयर, तीसरी कलर्ड, चौथी एयर, पांचवी एलान, छठवीं हेयर। तो आइए देखें, अगर पहली लाइन को ए दे दे तो दूसरी लाइन तो पहली लाइन से मिल नहीं रही है तो बी, और तीसरी लाइन भी न पहली से मिल रही है न दूसरी से, तो इसको दे दीजिए सी। और चौथी लाइन डिस्पेयर एयर, तो ये मिल रहा है तो इसको भी दे दीजिए बी। और पांचवी लाइन देखें, पांचवी लाइन एलान, एलान किसी से नहीं मिल रहा है, दे दीजिए डी। और फिर छठी लाइन हेयर, मिल रहा है एयर से, डिस्पेयर से, तो इसको दे दीजिए बी। तो बताइए इसमें राइमिंग स्कीम पहले पैराग्राफ में क्या हो गई? ए बी सी बी डी बी, ये राइमिंग स्कीम हो गई। और ध्यान देखें कि कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। तो देखिए, कभी कह रहा है कि रैम्पार्ट्स मतलब परकोटा, परकोटे की तुलना मतलब लड़की के सुनहले लंबे लंबे बालों का जो कंपेरिजन है वो किससे किया जा रहा है? परकोटे से, रैम्पार्ट से। और लाइक और एज जैसा शब्द यूज नहीं किया जा रहा है। तो भैया इंग्लिश लिटरेचर में जब ऐसी व्यवस्था हो कि दो वस्तुओं के बीच बिना किसी लाइक या एज जैसे शब्द से तुलना की जाए, तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? पहले भी मैंने बताया है, मेटाफर। तो रैम्पार्ट्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? मेटाफर। और आगे देखें, यू योर सेल्फ, पांचवी लाइन देखें, यू योर सेल्फ, तो आ रहा है या आ रहा है। तो जहां पर जो है अक्षरों की पुनरावृत्ति हो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? बिल्कुल एलिट्रेशन। फिर छठी लाइन में देखें, योर सेल्फ, योर सेल्फ, बिल्कुल मिल रहा है ना दोनों अक्षर, तो यहां फिर एलिट्रेशन होगा। तो पोएटिक डिवाइस में अपने लोगों ने देख लिया राइमिंग स्कीम और कौन कौन सा मेटाफर है और एलिट्रेशन है। आइए जरा देखें हम लोग दूसरे पैरा में कवि क्या कह रहा है कि वो लड़का उस लड़की, अब पहले पैरा में तो लड़के ने लड़की से कहा कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि कोई भी लड़का देखेगा नेवर डिस्पेयर, तुम्हें देख करके निराश नहीं होगा, तुम्हारे फिजिकल ब्यूटी में लड़के को बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो लड़की क्या जवाब दे रही है? विलियम पैरा में कवि क्या कह रहा है कि वो लड़का उस लड़की, अब पहले पैरा में तो लड़के ने लड़की से कहा कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि कोई भी लड़का देखेगा नेवर डिस्पेयर, तुम्हें देख करके निराश नहीं होगा, तुम्हारे फिजिकल ब्यूटी में लड़के को बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो लड़की क्या जवाब दे रही है? विलियम बटलर ईट्स लिखते हैं, लड़की कहती है बट आई कैन गेट हेयर डाई, लेकिन भाई आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं तो अपने बालों को रंग सकती हूँ। डाई मतलब रंगना, हेयर मतलब बाल। मैं अपने बालों को रंग सकती हूँ, जो मेरे प्राकृतिक रंग है बालों के उनको मैं बदल सकती हूँ। जैसा कि आजकल चल ही रहा है, सफेद बाल है, काले हो गए, भूरे हो गए, जिस रंग की आप डाई लगाओगे उसी रंग के बाल हो जाएंगे। तो लड़की कहती है कि अगर वो लड़का मेरे पीले पीले सुनहरे बालों से प्यार करता है तो बालों का रंग तो मैं बदल सकती हूँ, और जब मैं बालों का रंग बदल दूंगी तो मेरे प्रेमी का प्रेम का रंग भी बदल जाएगा। इसका मतलब क्योंकि वो मेरे बालों से प्रेम करता है, मेरे फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करता है। एंड सच कलर देयर, और सच सेट कर लूंगी, सच
इस प्रकार के कलर देयर, वहां अपने बालों पर, कलर मतलब रंग, देयर मतलब वहां मतलब बालों में, मैं अपने बालों में तरह तरह के रंग सेट कर लूंगी, चाहे जिस रंग से अपने बालों को रंग लूं, डाई कर लूंगी अपने बालों को, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, किसी रंग में मैं रंग सकती हूं अपने बालों को, ब्लैक में, ब्राउन, ब्राउन में भूरे रंग से रंग सकती हूं, और ब्लैक काले रंगों से रंग सकती हूं बाल को, या फिर कैरेट, कैरेट माने गाजर, गाजरी रंग में। तो अगर वो बाल से ही प्यार करता है मेरा प्रेमी, तो मैं बाल का तो रंग बदल सकती हूँ, कभी ब्राउन, कभी ब्लैक, कभी कैरेट, किसी रंग में बदल रंग लूंगी अपना बाल, तो इसका मतलब उसके प्यार का रंग भी बदल जाएगा। हाँ, आजकल के प्यार का रंग बदल ही जाता है। आगे लड़की कहती है दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, तो अगर ऐसा हुआ तो वह यंग मैन इन डिस्पेयर, तो वह यंग मैन तो निराश हो जाएगा, क्योंकि मेरा वो बाल तो रह नहीं जाएगा, मेरे बालों का रंग बदल जाएगा, तो उसका रंग उतर जाएगा उसके प्यार का। तो दैट यंग मैन, तो वह युवा आदमी इन डिस्पेयर, फिर तो निराश हो जाएगा, क्योंकि उसको मेरे फिजिकल ब्यूटी से प्रेम है, तो निराश हो जाएगा। मे लव मी, काश ऐसा होता, मे लव मी, वो मुझे प्यार कर सकता, फॉर माई सेल्फ एलोन, इकलौता मेरे लिए। कितना अच्छा होता कि वह लड़का मेरे लंबे लंबे सुनहले बालों से न प्यार करता, बल्कि मुझे केवल मेरे लिए प्रेम करता, मेरे फिजिकल ब्यूटी से प्रेम न करता, मेरी इंटरनल ब्यूटी से प्रेम करता, तो कितना अच्छा होता। एंड नॉट माई येलो हेयर, कितना अच्छा होता कि वह लड़का नॉट, नहीं, माई मेरे, येलो पीले हेयर बाल, कितना अच्छा होता कि वह लड़का मेरे पीले पीले बालों से ना प्यार करता, बल्कि मेरे अंतरात्मा से प्यार करता, मेरी भावनाओं से प्यार करता, मेरे विचारों से प्यार करता, कितना अच्छा होता। तो लड़के ने कहा क्योंकि तुम सुंदर हो इसलिए कोई भी यंग मैन तुमको देखेगा तो डिस्पेयर नहीं होगा। लड़की कहती है कि मैं अपने बालों का रंग बदल सकती हूँ, अपने चेहरे का रंग बदल सकती हूँ, तो उसके प्यार का रंग भी बदल जाएगा, लड़का निराश हो जाएगा। काश कितना अच्छा होता कि वह लड़का मेरे सौंदर्य से नहीं मेरी भावनाओं से प्यार करता, काश ये होता। लड़की जवाब देती है दूसरे पैरा में। आइए हम लोग देख ले कि दूसरे पैराग्राफ में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो जरा देखें, इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो राइमिंग स्कीम आएगा ए बी सी, जैसा पहले पैरा में हुआ है, ए बी सी, फिर बी, फिर डी, फिर बी। आप लोग मिला करके देख लीजिएगा, बिल्कुल जैसे पहले पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम आई है वैसे ही दूसरे पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम आएगी। और कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है, स्पेशली आप देखें पहली लाइन डाई के बाद दूसरी लाइन शुरू हो गई है और कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। भैया और भी आप लोग देख लीजिएगा कि एक लाइन का एंड हो दूसरी लाइन शुरू हो जाए और कोई पंक्चुएशन मार्क, अल्प विराम, फुल स्टॉप, कॉमा ये सब ना हो। तो इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, बिल्कुल इंजैम्मेंट। कौन सा पोएटिक डिवाइस, इंजैम्मेंट। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा, इंजैम्मेंट। और आगे देखें तीसरी लाइन, ब्राउन, ब्लैक, बाबा शब्द आ रहा है ना अक्षर, तो जहां अक्षर की पुनरावृत्ति हो बिल्कुल एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन है, इंजॉयमेंट है, राइमिंग स्कीम आपसे बता ही दी गई। आगे देखें तीसरा पैरा। तीसरे पैरा में लड़का फिर लड़की से कहता है, क्या कहता है कि आई हर्ड, मैंने सुना है, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि एक धार्मिक व्यक्ति, बूढ़ा, ओल्ड बूढ़ा, रिलीजियस धार्मिक मैन व्यक्ति, मैंने सुना है कि एक बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति, बट यस्टर नाइट, कल रात, एस्टर नाइट, एस्टरडे नाइट, कल की रात, डिक्लेयर ने घोषणा की, मैंने सुना है कि कल की रात एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति ने घोषणा की, क्या घोषणा की, दैट ही हैड फाउंड, दैट की ही हैड फाउंड, उसने पाया है, फाउंड पाया है, अ टेक्स्ट एक किताब। उस बूढ़े धार्मिक व्यक्ति ने कल घोषणा की कि उसे एक किताब मिली है। क्या कर रही है वो किताब, टू प्रूव, और उस किताब में सिद्ध किया गया है, प्रूव का मतलब सिद्ध करना, उस किताब में बताया गया है, सिद्ध किया गया है, दैट की ओनली गॉड, कि केवल भगवान, माय डियर मेरे प्यारे, कुड लव यू, तुम्हें प्यार कर सकता है, यू तुम्हें,
फॉर योर सेल्फ एलोन, केवल तुम्हारे लिए। तो वह बूढ़ा व्यक्ति, लड़का कह रहा है लड़की से कि मैंने सुना है कि कल एक धार्मिक बूढ़े व्यक्ति ने कल की रात घोषणा की कि उसने एक किताब पाई है। उस किताब में लिखा गया है कि इस दुनिया में एकमात्र गॉड है जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकता है और कोई नहीं, एंड नॉट योर येलो हेयर। वही एक ऐसा है कि तुम्हारे येलो हेयर मतलब तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से उसको कतई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी भगवान की संतानें हैं। अब कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, किसी के बाल लंबे हो गए, किसी के बाल छोटे हो गए, तो भगवान को रूप सौंदर्य देख करके प्यार आएगा? अरे एक पिता की, माता पिता की 4 संतानें हैं, कोई बदसूरत है, कोई खूबसूरत है, तो जरा आप बताइए कि माता पिता अपने खूबसूरत संतान को ज्यादा प्यार करेंगे, बदसूरत संतान को कम प्यार करेंगे? ऐसा कतई नहीं होगा। माता पिता तो सारी संतानों को बराबर प्यार करेंगे, और जो माता पिता का ज्यादा ध्यान देगा, माता पिता उसको ज्यादा प्यार करेंगे, ना कि फिजिकल ब्यूटी देख करके माता पिता प्यार करेंगे। तो ये तो सामान्य माता पिता का मामला है। वो परम पिता जो पूरी दुनिया का पिता है, वो इस तरह की गलती कैसे कर सकता है? वो तो बड़ा करुणा सागर है, वो दीन बंधु है, दया सागर है। वो क्यों प्यार करेगा? वो केवल हमारे इमोशन से प्यार करेगा, हमारे आइडियाज से प्यार करेगा, हमारी फिजिकल ब्यूटी देख करके। एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो प्यार कर सकते हैं फिजिकल ब्यूटी को बिना देखे। और दुनिया वाले तो तब प्यार करते हैं जब हम युवा होते हैं, जब हमारे अंदर सौंदर्य होता है। वो लड़का कहता है लड़की से कि संसार में कोई ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पवित्र किताब कहती है कि संसार में खोजे ऐसा ना मिलेगा जो आपके अंतरात्मा से प्यार करे। लोग तो केवल आपकी फिजिकल ब्यूटी देख करके प्यार करेंगे। तो कौन है इस दुनिया में जो आपकी अंतरात्मा को, आपके इंटरनल सोल को देख करके प्यार करेगा? गॉड कुड ओनली। केवल ये काम भगवान कर सकता है। और भगवान, भैया ध्यान रखिएगा, एकमात्र ईश्वर है जो हमसे प्यार करता है। प्यार तो कोई करता ही नहीं है। प्यार शब्द ही बेईमानी है आज के युग में। एक बार नारद ने विष्णु जी से पूछा, ऑलमाइटी गॉड नारायण से पूछा कि आप कभी हंसते भी हो? आपको कभी हंसी लगती है? सीरियस मूड में हमेशा पड़े रहते हो? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, नारद मैं हंसता हूं, मुझे भी हंसी लगती है। नारद ने पूछा कब? व्हेन यू लाफ, आप कब हंसते हो? तो भगवान ने कहा, मुझे कई मौकों पर हंसी आ जाती है, लेकिन एक बार तो मुझे ठहाका लगा करके हंसने का तब मन करता है जब धरती पर कोई लड़का किसी लड़की से कहता है कि आई लव यू, या कोई लड़की किसी लड़के से कहती है आई लव यू, तब मुझे ठहाका लगाकर हंसने का मन करता है। क्योंकि तो नारद ने पूछा क्यों? इस बात पर अगर एक लड़का एक लड़की को कह रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो आपको हंसी क्यों आती है? मेरे भगवान ने कहा कि अभी ये लड़का लड़की दोनों जानते ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। प्यार को तो मैं जानता हूं, प्यार को निभाना मैं जानता हूं। ये झूठा वादा कर रहा है आई लव यू, सुबह कहता है आई लव यू, शाम को कहता है आई लीव यू। आजकल का प्यार तो ऐसे ही है ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। सवेरे प्यार होता है, शाम को तकरार होती है। और मैं अकेला हूं जो हर हाल में व्यक्ति को प्यार करता हूं। वही प्रेमिका अभी बदसूरत हो जाए, किसी अंग से अपाहिज हो जाए, या वो आपके काम लायक ना रहे, तो आप दूसरी गर्लफ्रेंड खोज लेते हो। फिर उस लड़की से आपको कोई लेना देना नहीं है। और यही हाल लड़कियों का है। लड़के के अंदर कोई विकृति आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो लड़कियां दूसरा बॉयफ्रेंड खोज लेती हैं। आजकल का प्रेम कुछ ऐसा है। यही बात लड़का लड़की को समझा रहा है कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुमको कोई प्यार करे, तो इस दुनिया में असंभव है कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करे। उसके अंतरात्मा के लिए, उसके इनर सोल के लिए एकमात्र भगवान है जो तुमको तुम्हारे अंतरात्मा के लिए प्रेम कर सकता है। तो ऐसा मैसेज, छोटी सी पोएम से बड़ा मैसेज विलियम बटलर ईट जो है विलियम साहब ने देने का प्रयास किया है। छोटी पोएम, बड़ा मैसेज। आइए जरा देख ले कि इसमें कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है। ध्यान रखें कि इसमें भी अगर राइमिंग स्कीम देखें तो मैन ए, डिक्लेयर बी, प्रूफ सी, डियर, डिक्लेयर बी, बी और एलॉन ए, बी, सी, बी, एलॉन डी
और हेयर फिर बी। तो जैसा पहले पैरा में जैसा राइमिंग स्कीम है वैसा ही दूसरे पैरा में है, वैसे ही तीसरे पैरा में है। ए बी सी बी डी बी, ये राइमिंग स्कीम हो गई। और आइए देखें कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है। इसमें भी इंजॉयमेंट है। देखिए पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन शुरू हो गई है, कोई पंक्चुएशन नहीं है। बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? बिल्कुल इंजॉयमेंट। और ध्यान से देखें, तीसरी लाइन और चौथी लाइन एक ही शब्द से शुरू हो रही है। जहां पर इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी व्यवस्था हो कि एक ही शब्द से दो या दो से अधिक लाइन शुरू हो, वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? बिल्कुल बेटा, एनाफोरा। दैट, तो दो लाइनें दैट से शुरू हो रही है ना, तो एनाफोरा। और ध्यान दे, अंतिम लाइन देखें, योर एलो, या आ रहा है ना, तो फिर कौन सा पोएटिक डिवाइस आ जाएगा? ये पोएटिक डिवाइस हो जाएगा एलिट्रेशन। तो इसमें इंजॉयमेंट है, एनाफोरा है, एलिट्रेशन है, राइमिंग स्कीम की चर्चा हो ही गई। तो इस प्रकार से ये विलियम बटलर ईट साहब की लिखी हुई ये पोएम फॉर एने ग्रेगरी, ये एने ग्रेगरी कोई नहीं है बल्कि हर लड़की एने ग्रेगरी है। क्यों? क्योंकि हर लड़की के पीछे लड़का इसलिए दीवाना है क्योंकि वो लड़की देखने में सुंदर है। तो ये सारी लड़कियों के लिए एक मैसेज है, आप ऐसे दीवाना मजनुओं के चक्कर में ना पड़े जो केवल आपके फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट है, जो आपकी कीमत समझे, जो आपके भावनाओं की कद्र करे, जो आपको सच्चा प्यार करे, आप उसके लिए उसको अपना दोस्त माने। और कभी विलियम बटलर ईट्स के अनुसार तो ऐसा इस दुनिया में मिलना ही नहीं है। एकमात्र वो भगवान है जो आपको आपके फिजिकल सौंदर्य के लिए नहीं, फिजिकल ब्यूटी के लिए नहीं, इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा। वो आपके भावनाओं को देखेगा, आपके विचारों को देखेगा। इसलिए भगवान का प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, इंसान का प्रेम तो स्वार्थ भरा प्रेम है। ऐसा मैसेज देती हुई ये पोएम है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इस पोएम को समझे होंगे। ऐसे ही इंग्लिश की अन्य कक्षाओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। ओके।